मामा पापा जल्दी यहाँ आए। माँ फूलती सांस से चीखा, क्या बात है, क्यों इतना शोर मचा रखा है? जैनब बेगम किचन से भागती हुई आई। कोई साहब भी इसकी आवाज सुनते ही कमरे से बाहर आए। मामा, वो भाई भाई घर छोड़कर चले गए हमेशा के लिए, अब वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। माँ ने ईसा को जिस हालत में देखा था, इसके बाद वो वाकई में बहुत डर गया था कि कहीं वो अपने साथ कुछ गलत ना कर बैठे। अल्लाह ना करे, कहाँ चला गया घर छोड़ के? अभी कुछ देर पहले तो तुम्हारे साथ था, अचानक से क्या हुआ जो ऐसे बोल रहे हो? बताओ कहाँ गया? जैनब बेगम परेशानी से निढाल बोली। कुछ देर पहले घर थे, लेकिन अब नहीं है क्योंकि अब पापा घर आ गए हैं। आगे आप खुद समझ जाएं। मास कहकर सोफे पे बैठ गया और जैनब बेगम मुई साहब को घूरने लगे। परेशानी की कोई बात नहीं, पहले भी कई बार घर छोड़कर गया है, आज भी मस्जिद में ही होगा। मैं इसे रात को वापस ले आऊंगा। मुई साहब ने बड़े इत्मीनान से जैनब बेगम को तसल्ली दी। जी नहीं, इस बार वो वापस नहीं आने वाले, वो बहुत गुस्से में गए हैं और साथ ये भी कह गए कि आज के बाद आप लोगों के लिए मर चुका हूँ। माज ने फिर तफसील बताई। बकवास बंद करो अपनी, आप इसे फोन करें और फौरन घर बुलाए। जैनब बेगम ने मोहित साहब से इल्तिजा की। इनका मोबाइल इनके कमरे में है, माज ने बताया। मोहित साहब ने जैनब बेगम को तसल्ली दी और यकीन दिलाया कि वो रात को ईशा के बाद इसे अपने साथ ले आएंगे। जब तक इसका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। वो पिछले आधे घंटे से मस्जिद में आखिरी साफ में बैठा घुटनों के गिर्द बाजू हमायल किए, अपने मुंह छुपाए दीवार के साथ टेक लगाए हाफिज अब्दुल्ला के इंतजार में था। वो जो इसकी मौजूदगी से बेखबर नवाफिल अदा करने में मसरूफ थे। नवाफिल अदा करने के बाद अब वो ईसा को यूं बैठा देखकर इसके बिल्कुल सामने जा बैठे थे। लगता है आज फिर से अपने बाप से झगड़ा करके आए हो। हाफिज अब्दुल्ला ने नरमी से कहा, मैंने किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं किया। ईसा ने भराई हुई आवाज में कहा। इसकी आवाज और आंखें बता रही थी जैसे वो रो रहा था। तो फिर क्या हुआ है, रो क्यों रहे हो? बताओ, किसी ने कुछ कहा क्या? हाफिज अब्दुल्ला इसकी हालत देखकर परेशान हो रहे थे। अंकल, पापा चाहते हैं मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मुझे डॉक्टर नहीं बनना। ईसा सीधा होकर इनके सामने बैठ गया। बस इतनी सी बात के लिए हलकान हो रहे हो तो ना बनो डॉक्टर। जैसे अब तक पास होते आ रहे हो, वैसे ही आगे जानबूझकर फेल होते जाना। ऐसे क्या देख रहे हो? अब मैं तुम्हें ये तो नहीं कह सकता कि अपने माँ बाप का कहा ना मानो। ईसा इनकी बात पे हैरत से इन्हें देख रहे थे। माँ बाप नहीं, सिर्फ बाप, बस वही चाहते हैं। ईसा ने बेरुखी से कहा, क्या तुमने कभी इनसे ये पूछा कि वो क्यों ऐसा चाहते हैं? नहीं ना। देख बेटा, सादा अल्फाज में अगर तुम्हें समझाऊं तो बात यह है कि वो तुम्हें हमेशा अपनी नजर के सामने रखना चाहते हैं। आखिर तुम इनके अकलौते बेटे हो और तुम्हें शायद पता नहीं वो तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। हाफिज अब्दुल्ला इसे बहुत प्यार से कुछ समझाना, कुछ बताना चाहते थे जो वो अब बताना जरूरी समझते थे, लेकिन ईसा को समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। लेकिन इसके कानों से धुआं तो एक बार सुन के निकल गया था। और मम्मा, ईसा ने सवालिया नजरों से इनकी तरफ देखा जो अब नजरें झुकाए इसके सामने बैठे थे। हमारी जिंदगी से जुड़ी बहुत सी ऐसी बातें होती है जिनका इंकशाफ वक्त गुजरने के साथ साथ होता है, और तुम्हारी जिंदगी ऐसा कोई मोड़ नहीं आया कि तुम्हें ये सब बताना जरूरी होता, लेकिन अब तुम्हें बताने की जरूरत है जिसे तुम्हें बहुत बहादुरी से सुनना पड़ेगा। जब तुम बहुत छोटे थे तब एक साल मुई साहब इस्लामाबाद मेरे साथ रहे थे ताकि तुम जामिया मेरे साथ रहो, और तुम्हारा ज्यादा वक्त मेरे साथ ही गुजरता था। कई कई रोज तुम मेरे साथ ही सोते थे। इसी दौरान मुई साहब ने माज को अडॉप्ट किया क्योंकि ज़ैनब फिर से माँ नहीं बन सकती थी। ऐसे तुम्हारा भी अकेलापन दूर किया जा सकता था। अब हाफिज अब्दुल्ला अभी बोल ही रहे थे कि ईसा ने एक और सवाल किया, और क्या क्या छुपाया है मामा पापा ने मुझसे? मतलब मेरा कोई सगा भाई भी नहीं है, मैं तो इसे अपना सगा भाई समझता था। मतलब अगर माज ना होता तो मैं अकेला होता, मेरा कोई सौतेला भाई भी ना होता। ईसा के आंसू हलक में अटक के रह गए थे, आंखें पानी से भर आई थी। इन लोगों ने तुमसे कुछ नहीं छुपाया, मगर हर बात बताना भी जरूरी नहीं होती। तुम्हारे माँ बाप भी डॉक्टर बनना चाहते थे, मगर उन्होंने एक दूसरे के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, और ये सब तब हुआ जब वो लोग लास्ट स्टेज पे थे। बस एक डिग्री इनके हाथ लगना रह गई थी, लेकिन इन लोगों को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया और पाकिस्तान भेज दिया गया, मगर इन लोगों ने उफ तक नहीं की। लेकिन तुम्हारे साथ तो अभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, और ना ही तुम्हारे माँ बाप चाहते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी हो। वो जानते हैं तुम्हारे लिए आर्मी ज्वाइन करना कितना मुश्किल है। हाफिज अब्दुल्ला बोलते जा रहे थे और वो फिर से अपना मुंह छुपाए बस सुनता जा रहा था। तुम्हारे माँ बाप के पास एक तुम्हारे सिवा और है ही क्या? बताओ, अगर तुम भी इन्हें दुख दोगे तो वो और किसके पास जाएंगे? तुम्हारी ये ख्वाहिश 3-4 साल पहले तुम्हारे दिल में पैदा हुई, मगर मुईज और ज़ैनब की ख्वाहिश तो तब से इनके दिल में हसरत बनी हुई थी जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। अगर वो लोग डॉक्टर नहीं बन सके तो वो तुम्हें देख कर खुश होंगे, क्या तुम इन्हें खुश नहीं देख सकते?
ان की ये ख्वाहिश पूरी तो करके देखो, फिर देखना तुम्हें किस कदर सुकून मिलता है। हाफिज अब्दुल्ला ने इसके चेहरे से बाजू हटाए, लेकिन इसने अपना झुका सर नहीं उठाया। आंसू इसकी आंखों से रवानी के साथ बह रहे थे। अभी वो कुछ भी बोलने की कंडीशन में नहीं था। हाफिज अब्दुल्ला ने प्यार से इसका सर चूमा। तुम्हें पता है तुम्हारा नाम मोहम्मद ईसा अली किसने रखा और क्यों? हाफिज अब्दुल्ला ने इसका चेहरा ऊपर उठाते हुए पूछा। आपने? ईसा ने सर हिलाते हुए कहा। ईसा ने तुक्का ही लगाया था, क्योंकि वो जानता था ऐसा मुहज्जब नाम इन्हीं ने रखा होगा, इसीलिए पूछ रहे हैं। हाफिज अब्दुल्ला इसके जवाब में मुस्कुरा दिया। नहीं, तुम्हारा नाम तुम्हारे माँ बाप ने रखा है। वही साहब तुम्हारा नाम मोहम्मद अली रखना चाहते थे और जैनब बेगम तुम्हारा नाम ईसा अली रखना चाहते थे। फिर सलाह मशवरे के बाद तुम्हारा नाम मोहम्मद ईसा अली रखा गया, ताकि इन नामों की बरकत से तुम पे कभी कोई मुश्किल ना आए, कभी किसी की बुरी आदत में मुब्तला ना हो, ताकि तुम अपने दीन के करीब रहो। और ये सब बातें अमूमन तुम्हारी उम्र के लड़कों में बहुत कम पाई जाती है। तुमने कभी खुद पे गौर किया है? अपने चेहरे पे झलकते नूर को देखा है? तुमने कभी नमाज नहीं छोड़ी? क्यों? कभी सोचा है तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा सदका देते हैं, तुम्हारे लिए हर वक्त दुआएं करते रहते हैं। तुम अगर ऐसे हो तो सिर्फ इनकी बदौलत क्या तुम इन्हें खुश नहीं देख सकते? हाफिज अब्दुल्ला की किसी भी बात का जवाब दिए बगैर वो वहाँ से उठ खड़ा हुआ। हाफिज अब्दुल्ला इसे हैरत से देख रहे थे। वो मस्जिद से बाहर जा चुका था। अब इसे किसी ऐसी जगह जाना था जहाँ कोई भी ना हो, जहाँ बस वो हो और खामोशी। इसके दिल में बहुत से सवाल जिनको अपने दिल के में दफन किए वो बेख्याली से रोड पे चल रहा था। मुई साहब ईशा की नमाज पढ़कर हाफिज अब्दुल्ला से ईसा के बारे में पूछ रहे थे कि वो यहीं था। हाफिज अब्दुल्ला ने बताया कि वो कब से यहाँ से जा चुका है। इसे समझाने की पूरी कोशिश की, मगर इसने मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी और यहाँ से चला गया। मुई साहब ने और कुछ नहीं पूछा और घर चले गए, इस सोच के साथ कि वो घर जा चुका होगा, मगर आज वो घर नहीं गया था। मुई साहब हर जगह से ढूंढ चुके थे। इसके मोबाइल से इसके सब जानने वालों से भी पूछ चुके थे, टिफिन से भी पूछ चुके थे, मगर किसी को कुछ भी पता नहीं था। सब बहुत परेशान थे इसकी इस हरकत पर। रात गुजर रही थी। जैनब बेगम का रो रो के बुरा हाल था। अब तो मुई साहब भी हिम्मत हार चुके थे। अब बस पुलिस में रिपोर्ट करना बाकी था। आज मौसम भी बहुत खराब था। बादल जोर से गरज रहे थे। बिजली पूरी शिद्दत से चमक रही थी। वो हर चीज से बेखबर न जाने कहाँ तक चलता हुआ पहुंच चुका था और वो कोई सुनसान सी सड़क थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज इसे चाहिए थी, जहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। लेकिन एक बारिश थी जो अब इसके हमरा होली थी, जो इसके आंसू साथ साथ धो रही थी या छुपा रही थी। मतलब मेरा कोई सगा भाई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ। एक बात जो इसके जहन में बैठ चुकी थी। नहीं, वो मेरा सगा भाई है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा कोई भाई ना हो? मेरा भाई है, हाँ मास मेरा सगा भाई है। मैं इसे बहुत प्यार करूंगा, इससे कभी झगड़ा नहीं करूंगा। या अल्लाह, इसे कभी ना बताना कि इसका कोई रिश्ता सगा नहीं है। वो कैसे बर्दाश्त करेगा? मेरे पास तो सगे माँ बाप है, मगर इसके पास तो वो भी नहीं है। मैं आइंदा कभी पापा की नाफरमानी नहीं करूंगा, इनकी हर बात मानूंगा। प्लीज अल्लाह, आप मेरी ये बात मान ले। वो पूरी शिद्दत से चीखा था, गोया दिल का गुबार निकाल रहा हो, और अपनी आर्मी की ख्वाहिश भी अपने आप में दफन कर चुका था। हाँ, ये इसके इख्तियार में था, वो ये कर सकता था। वो बीच सड़क रोजाना बैठकर बेबसी से रोए जा रहा था। बात समझाने के और भी तो तरीके हो सकते। तो ये सब क्यों बताया मुझे? अपने नाम के बारे में सुनने के बाद वो तो ये जान ही चुका था कि इसकी मामा क्रिश्चियन थी। शायद इसीलिए वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में इसका नाम ईसा रखना चाहती थी। मगर पूरी बात इसे अभी भी समझ नहीं आई थी। फजर की अजान का वक्त हो चुका था। अब वो वापस घर जाना चाहता था, क्योंकि वो जानता था सब इसके लिए कितने परेशान होंगे। वो सीधा मस्जिद गया था। वजू करने के बाद बाजमात नमाज अदा की, मगर आज मुईज साहब मस्जिद नहीं थे, जो इसके लिए बहुत हैरत की बात थी। आ गए तुम? हाफिज अब्दुल्ला ने एक नजर इसके गीले कपड़ों पर डाली और तंजिया मुखातिब हुए। पापा क्यों नहीं आए? मर रहा है तुम्हारा बाप, जाओ जाके खुद देख लो क्यों नहीं आया। हाफिज अब्दुल्ला ने गुस्से से कहा। ईसा ये सुनते ही वहाँ से घर की तरफ भागा। मुईज साहब की तबीयत बहुत खराब हो रही थी, दवाई भी कोई असर नहीं कर रही थी। जैनब बेगम और मुआज इनके पास बैठे रोए जा रहे थे। ईसा ये सब देखकर इनके करीब जाकर बैठ गया। पापा, आई एम रियली सॉरी, आइंदा कभी भी आपको तकलीफ नहीं दूंगा। प्लीज मुझे एक बार माफ कर दे, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। ईसा इनके पैरों पे सर टिकाए रोए जा रहा था, इसलिए ये सब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इस सब की वजह से वो खुद ही था। जैनब बेगम इसकी आवाज से जो कि वो गुस्सा करना चाह रही थी, मगर इसकी हालत देखकर वो इस पर गुस्सा भी न कर सकी। मुईज साहब के लबों ने मध्यम सरगोजी की। वो ईसा को ही पुकार रहे थे। ईसा इनके सीने पे सर रख ज़ारो कतार फिर से रोने लगा। मुईज साहब इसे अपने पास देखकर खुश थे कि वो घर तो आया। सबकी जान में जान आई थी। अब वो पहले से कुछ बेहतर महसूस कर रहे थे। ईसा के रोते रोते हिचकी बन गई थी। वो अब इसे मुईज साहब के
पास ही रहना चाहता था। वो खुद भी सारी रात सोया नहीं था। सो रोते रोते वो इन्हीं के कमरे में कब सोया इसे खुद भी पता ना चला। जिंदगी अपने मामूल के मुताबिक गुजर रही थी। कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था। ईसा का एडमिशन इस्लामाबाद की एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में हो गया था, मगर हादी ना पहली बार टेस्ट में पास हुआ ना दूसरी बार, जबकि ईसा पहली बार ही टेस्ट में पास हो चुका। मगर एडमिशन तो मेरिट बेस पे होना थे। ईसा, नायका, सुमेरा और स्टीफन के सिवा मार्गरेट, सुभान और हादी थे जिनका एडमिशन MBBS में ना हो सका। हादी ने आगे BS ऑनर्स करने का फैसला किया, जबकि मार्गरेट ने आगे पढ़ने का सोचा ही नहीं, बल्कि पूरा 2 दिन इसी दुख में रोती रही कि अब वो नायका और स्टीफन के साथ नहीं पढ़ सकेगी। लेकिन स्टीफन ने जैसे तैसे इसे समझाया कि क्लास सेम ना होने से क्या फर्क पड़ता है, यूनिवर्सिटी तो सेम ही होगी, कुछ ना कुछ तो आगे करना ही पड़ेगा। फिर आखिर वो मान ही गई। मुईज साहब ने अपना बिजनेस अजीम साहब के बिजनेस में मर्ज कर लिया था, क्योंकि इनकी अच्छी दोस्ती थी। अब बिजनेस दोनों मिलकर देख रहे थे। महज का भी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो चुका था। अब वो लोग इस्लामाबाद ही शिफ्ट हो चुके थे। यार, अगर यूनी में सुकून से रहना है तो छोटे मोटे दोस्त बनाना पड़ेंगे। कॉरिडोर में खड़े हादी ने इर्द गिर्द का जायजा लेते हुए ईसा से कहा, आज इनका यूनी में पहला दिन था। दोस्तों का तो पता नहीं, बहरहाल छोटे मोटे दुश्मन जरूर मिल गए हैं। ईसा ने शरारत से आंख दबाई। मतलब तूने आते ही किसी से पंगा कर लिया? यही उम्मीद थी तुमसे, हादी ने खफगी से कहा। ओहो यार, पुरानी दुश्मनी है। वो देख, सामने एक लड़का और लड़की जो आपस में बातें कर रही, यही हैं वो छोटे मोटे दुश्मन। चल इनको सरप्राइज करते हैं। ईसा ने हाथ के इशारे से इसे बताया और इनकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। क्या हुआ, अब आगे चलने के बजाय पीछे क्यों आ रहा है? चल ना, तेरे दुश्मनों से मिलके आते हैं। हादी ने इसके पीछे होते कदम देखकर इसे आगे को घसीटा। छोड़ यार, इसके साथ इसका बॉडीगार्ड भी है। वो देख, अपनी बहन के साथ ही इसी तरफ आ रहा है। लेकिन ये मेरा दोस्त है, तुम्हें बताया था ना मैंने, वो स्टीफन से। साथ इसकी बहन मार्गरेट है, और वो जो लड़की दूसरी तरफ देख रही है ये नायका चुड़ैल है। यार वही मरी वाली, और साथ इनका कजन सुभान सिंधु है। चल तुम्हें मिलवाता हूँ इन सब से। ईसा ने फिर से हाथ के इशारे से सबके बारे में बताया और हादी को साथ लेकर इनके पास गया। अस्सलाम वालेकुम, ईसा ने मुस्कुराते हुए स्टीफन की तरफ हाथ बढ़ाया। ओ माय गॉड, वालेकुम सलाम। यार ईसा, तुम यहाँ कहाँ गायब हो गए थे? यार मैंने तुम्हें कितने कॉल्स और मैसेजेस किए, मजाल है जो तुमने एक का भी जवाब दिया हो। तुम्हें पता है हम कितने परेशान हो रहे थे तुम्हारे लिए। स्टीफन से गले लगाते हुए खुशी और खफगी के मिले जुले तासरात से मुखातिब हुआ। बस यार ऐसी ही कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, बाकी सब बाद में बताऊंगा। फिर इससे मिलो, ये मेरा दोस्त हादी। और हादी ये? हादी ने ईसा की बात काटते हुए स्टीफन की तरफ हाथ बढ़ाया। हेलो स्टीफन, हादी ने बड़े जोश से कहा, जिस पे सब हंस दिए। स्टीफन नहीं, स्टीफन एडसन। स्टीफन ने मुस्कुराते हुए अपने नाम की करेक्शन करी। ओह सॉरी। हेलो मार्गरेट, हादी का लहजा सबका था। मार्गरेट एडसन। मार्गरेट ने भी मुस्कुराते हुए कहा। ओह सॉरी, हादी ने फिर से जरा शर्मिंदगी से कहा। लेकिन अगला नाम जो इसकी जुबान से फिसला था, इसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। हेलो नायका चुड़ैल। वो आई एम सॉरी, कसम से मुझे इसका नाम नहीं पता था। ईसा ने अभी मुझे बताया, पता नहीं कैसे मुंह से फिसल गया। हादी कहते हुए अपने दोनों हाथ मुंह पे ताले की तरह रख कर माजरत से कह रहा था, जबकि ईसा के सिवा बाकी सब इसे घूर रहे थे। नायका और सुभान की शक्ल देखने वाली थी, तो इस वक्त सिर्फ ईसा देखकर हंस हंस कर लोटपोट हो रहा था, जिससे हादी ने इसके दिल की बात कह डाली। जस्ट शट अप। देखा तुम लोगों, कैसे सबके सामने मेरा मजाक उड़ाता है। नायका ने रोने वाली शक्ल बना के खुद से बोली। हाँ, और तुम कौन सा सचमुच में चुड़ैल हो, इसने मजाक में कहा होगा। अब इतना तो चलता है ईसा, तुम भी अब हंसना बंद करो, और खबरदार अगर आइंदा नायका को चुड़ैल कहा तो। स्टीफन ने दोनों को समझाया। मार्गरेट तो ईसा को देखकर हंस रही थी, जबकि सुभान इसे खा जाने वाली नजरों से ताड़ रहा था। अच्छा यार ठीक है, अब नहीं कहूँगा चुड़ैल, कुछ और, ईसा ने खुद पे कंट्रोल करते हुए कहा। खबरदार अगर कुछ और भी कहा तो। नायका ने इसे वार्न किया। ओके ओके फाइन, कुछ नहीं कहूँगा। और तुम सुनाओ सिंधु कैसे हो? ईसा ने सीरियस होने की कोशिश की। देख, मैं आखिरी बार अपना नाम बता रहा हूँ, फिर ना कहियो मेरे से झगड़ा क्यों किया। मेरा नाम सुभान पॉल है, आई समझ। सुभान ने दांत बीचते हुए कहा। उफ यार, तूने मेरे डर से नाम भी बदल लिया। चल कोई नहीं, आज तेरे भी मान लेते हैं, ईसा ने बाजू सीने पर बांधते हुए कहा। कुछ देर बाद मेरा भी यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी थी, मगर आज पहले दिन वो हमेशा की तरह लेट ही थी। नायका और स्टीफन इसी के इंतजार में थे। सुभान, मार्गरेट और हादी एक ही क्लास में एक साथ गए थे, मगर सुभान को हादी एक आंख नहीं भाया था, क्योंकि वो ईसा का दोस्त था। ईसा, स्टीफन, नायका और सुमेरा भी एक साथ क्लास में गए। आज पहला दिन था, सो सब बहुत खुश थे। ज्यादा खुशी इस बात की थी कि वो सब एक साथ थे। इसी यूनिवर्सिटी के अंदर एक बहुत बड़ा हॉस्टल भी था,
जहाँ अक्सर सीनियर स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल के लिए ले जाया जाता था। हाफिज अब्दुल्ला भी इसी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे, जिनके जिनमें पास इस्लामिक लेक्चर्स थे और गैर मुस्लिम तलबा के लिए बाइबल की क्लासेस भी अरेंज की गई थी। सिर्फ ये एक क्लास थी जो स्टीफेंस और नायका की सेपरेट होती थी। फर्स्ट सेमेस्टर शुरू हुए आज पूरा एक हफ्ता गुजर चुका था। सब खुश थे। मार्गरेट का दिल अभी भी क्लास में नहीं लग रहा था। ऊपर से सुभान भी साये की तरह इसके सर पे मुंडलाता रहता था, क्योंकि स्टीफेंस ने मार्गरेट के सामने इसे बस ये एक बार ये कह दिया था कि इसका ख्याल रखना। अब सुभान भी हीरो बदती ना दिखाए, भला ऐसा कैसे हो सकता है। सर्दियों की धूप भी इंजॉय करने का अपना ही मजा है। लेक्चर कब से शुरू हो चुका था, मगर ईसा का आज कोई मूड नहीं था लेक्चर अटेंड करने का। वो बेड का तकिया बनाए चेहरे पे जैकेट रखे मजे से लेटा था। ईसा, आर यू ओके? मार्गरेट ने बैग इसके पास फेंकने के अंदाज में रखा। इसकी आवाज पे ईसा ने जैकेट चेहरे से हटाई और धूप में आंखें खोलने के लिए अपना हाथ सूरज की तरफ रखते हुए मार्गरेट को देखकर उठ बैठा। मैं ठीक हूँ, बस आज पढ़ने का मूड नहीं बन रहा। तुम लोग फ्री हो? ईसा ने मार्गरेट का उतरा हुआ चेहरा देखकर इससे पूछा। नहीं, मेरा भी आज पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, मार्गरेट ने बेदिली से कहा। तो खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ। एक दिन ना पढ़ने से हम फेल थोड़ी हो जाएंगे, ईसा ने लापरवाही से कहा। हाँ ये तो है, तुमने मुझे कहा था तुम मेरी आवाज अच्छी करने में मेरी मदद करोगे। अब बताओ मैं कैसे आवाज अच्छी करूँ? मार्गरेट भी इसके सामने लॉन में बैठ गई। यार वो तो मैं बस ऐसे ही कह दिया था, मगर मुझे कौन सा सिंगर हूँ जो तुम्हें कुछ सिखाऊंगा। तुम म्यूजिक क्लासेस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? ईसा ने संजीदगी से कहा। कोई फायदा नहीं, मुझे बस तुम्हारी जैसी आवाज अच्छी लगती है, बस और कुछ नहीं जानती। जो मर्जी करो, पर मुझे कुछ ना कुछ तो बताओ, नहीं तो मैं रोना शुरू कर दूंगी। मार्गरेट जिद करने लगी। खुदा के लिए अब नायका वाले काम ना शुरू कर देना। वैसे भी अगर तुम्हारे भाई को पता चल गया ना कि तुम मेरी वजह से रोई हो, तो वो मेरी जान ले लेगा। चलो मैं तुम्हें आज के लिए एक लेसन देता हूँ, ओके? ईसा ने इसके हाथ से पेंसिल और डायरी पकड़ी और इस पे कुछ लिखने लगा। क्या लिख रहे हो? ये अलीफबे मुझे आती है। ये क्यों लिख रहे हो? तुम मुझे बहला रहे हो? मार्गरेट इसे लिखते देख कर बोली। ओह यार, 2 मिनट चुप नहीं रह सकती क्या? ये देखो, पूरी अलीफबे नहीं लिखी, और ये जो लिखी इनके साउंड सीखना शुरू करो। जैसे काफ और काफ काफ, ये साउंड गले से निकाल के दिखाओ जैसे मैं बोल रहा हूँ। ईसा ने जल्दी से लिखकर डायरी इस गोद में रखी। वो बड़े गौर से इसे देख रही थी जैसे कोई बहुत मुश्किल होमवर्क मिल गया हो। यार ये कैसे करूं? ऐसे तो मुझे उल्टी हो जाएगी। मार्गरेट ने हैरत से इसे देखा। खबरदार, अगर उल्टी की तो ये तुम्हारा होमवर्क है, घर जाकर प्रैक्टिस करना। बाकी साउंड्स भी मैं एक बार बता देता हूँ। ईसा ने डायरी फिर से पकड़ी और साउंड में फर्क बताने लगा। साथ हर और पे लिखता गया कि इस उल्फ की साउंड कैसी होगी। ये सब कुछ थोड़ा बहुत तो पहले भी मार्गरेट जानती ही थी। ये तो बस इससे बातें करने का एक बहाना था। वो मुसलसल बिना पलक झपके बस इसी को देखे जा रही थी। ईसा की वो आवाज आज भी वो महसूस कर सकती थी। मार्गरेट को इसका साथ बहुत अच्छा लग रहा था। इसके लिए तो वो हर रोज लेक्चर मिस करने को तैयार थी, मगर ईसा को जिसकी कंपनी पसंद थी, इसके लिए लेक्चर मिस करना किसी गुनाह के जैसा था। तेरे आने से फिजा में बहार आ जाए, मेरी बेकरारियों को करार आ जाए। डूब जाऊं मैं तेरी इन आंखों में, मेरी रूह तुझ में फना हो जाए। आज मार्गरेट ने सुभान को हादी के सामने साफ बोल दिया था कि अगर आइंदा वो इसके सर पे साई की तरह मंडलाया तो वो स्टीफेंस के बजाय प्रोफेसर से इसकी शिकायत कर देगी। हादी के सामने सुभान के लिए ये सब सुनना थप्पड़ के मुतरादिफ था। इसी तो जिसे आंख ही लग गई थी। हादी के तासरात देखकर मार्गरेट की बातें नजरअंदाज करने की अदाकारी कर रहा था। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं एक बार स्टीफेंस से पहले पूछूंगा, जो वो कहेगा मैं वही करूंगा। और तुम जो दिल ही दिल में हंस रहे हो ना, सारा कुछ पता है मुझे, मैं कोई अंधा नहीं हूँ। सुभान ने मार्गरेट को सपाट लहजे में कहा और फिर हादी की हंसी देखकर इसे घूरने लगा। मैं कब हंसा यार? देखो मैं तो बिल्कुल चुप हूँ, हादी ने मसनूई संजीदगी से कहा। अब इसका फैसला अदालत ही करेगी, वो भी आज और इसी वक्त। सुभान ने 2 टोक बात की और मार्गरेट का हाथ पकड़े आगे चलने लगा और हादी को भी पीछे आने का बोला। अगर ना भी कहता तो भी वो इनके पीछे ही जाता, क्योंकि घर जाने से पहले सब एक पॉइंट पे इकट्ठे होते थे। मार्गरेट ने जबरदस्ती अपना हाथ छुड़वाया। स्टीफेंस तुम्हारी इस मासूम बहन के कुछ कान भर रहा है, वो भी मेरे खिलाफ। स्टीफेंस अकेला खड़ा मार्गरेट का इंतजार कर रहा था। जो भी बात है साफ साफ कहो। स्टीफेंस तो शायद पहले ही बहुत सीरियस मूड में था। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं, ये झूठ बोल रहा है। भाई से बोले ना हर वक्त मेरे साथ साथ ना रहा करे, मुझे बहुत अजीब लगता है, वरना मैं कल से यूं नहीं आऊंगी। मार्गरेट जल्दी से स्टीफेंस का बाजू थामे इसरार करने लगी। देखा, मैंने कहा था ना, और ये सब इस हादी ने किया है, जो अचानक
इसे में इसे बुरा लगने लगा। सुभान ने हादी की तरफ इशारा किया जो इसे खा जाने वाली नजरों से ताड़ा था। क्या बक रहे हो? मुझे क्या जरूरत पड़ी है ये सब करने की? खामखा इल्जाम लगा रहे हो। देखो ये तुम दोनों का आपस का मसला है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। हादी ने अपना रुख सुभान की तरफ किया। वो दोनों आपस में उलझ पड़े। स्टीफेंस को किसी भी बात की समझ नहीं आई कि ये लोग असल में लड़ क्यों रहे हैं। मार्गरेट ने भी बोलना शुरू कर दिया। वो हादी की फेवर में बोल रही थी। स्टीफेंस को समझ नहीं आ रही थी कि वो किससे सुने, किसे समझाए, क्या करे। इसकी बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। सब बस अपनी सुना रहे थे। स्टीफेंस, ईसा को बोलो फौरन मेरी डायरी वापस करे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नायका भागती हुई इन लोगों को इग्नोर किए स्टीफेंस से मुखातिब हुई। ईसा भी इसके पीछे चलता हुआ इसी तरफ आ रहा था। बस तुम दोनों की कमी थी। स्टीफेंस सर पकड़े वहीं सीढ़ियों पे बैठ गया। अरे वाह, यहाँ तो पूरी फिल्म चल रही है। क्या हुआ इन लोगों को, ऐसे क्यों झगड़ रहे हैं? यार फिल्म में भी म्यूजिक ना हो तो फिल्म का मजा नहीं आता। ईसा ने मार्गरेट, सुभान और हादी को देखकर फोन पे म्यूजिक प्ले किया। नायका इसे गुस्से से घूर रही थी। सुमेरा ईसा को देखकर हंस रही थी। अब वो स्टीफेंस को देखकर म्यूजिक बंद कर चुका था। एक मिनट सब इधर देखो। हाँ अब हो जाओ शुरू फिर से। अब वो इन सब की वीडियो बना रहा था। ईसा तुम मेरी डायरी वापस करोगे या नहीं? देखो इसमें कोई लेक्चर नोट नहीं किया हो। आज ये गलती से कोई और डायरी ले आई हूँ, प्लीज वापस कर दो। मैं कल खुद तुम्हें दूसरी डायरी ला के दे दूंगी। नायका ने प्यार, गुस्से, इल्तिजाई हर तरीके से डायरी लेने की कोशिश की, मगर वो मुसलसल नफी में सर हिलाता, सबके इर्द गिर्द चक्कर लगाता इनकी वीडियो बना रहा था। ईसा के बच्चे, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, डिलीट कर ये वीडियो। सुभान को अब ईसा पे गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो साथ कमेंट्री भी कर रहा था जिसमें ये अल्फाज सुभान को चुभे थे। हादी और मार्गरेट ने मिलकर सुभान सिंधु जैसे हाथी को निस्तनाबूद कर दिया। अभी आगे न जाने वो क्या क्या बोल रहा था कि सुभान इसकी तरफ लपका। अब सूरत हाल कुछ यूं थी कि सुभान पीछे पीछे और ईसा इसके आगे, कैमरा इसके तरफ ये भाग रहा था। हादी भी ईसा के पीछे भाग रहा था। मार्गरेट और नायका स्टीफेंस के दाएं बाएं चुप करके बैठ गई। चुप क्यों हो गई, थक गई हो क्या? स्टीफेंस तंजिया बोला। भाई वो मार्गरेट ने सफाई पेश करना चाही, मगर स्टीफेंस ने इसे हाथ के इशारे से टोक दिया। मेरी डायरी? नायका ने रोने वाली शक्ल बनाई। कुछ नहीं करेगा तुम्हारी डायरी को, कल वापस कर देगा। मैं घर जा रहा हूँ, अगर जाना है तो चलो, स्टीफेंस ने कहा और वहां से उठकर चलता बना। वो दोनों इसे बेयकीनी से देखती गई, फिर एक दूसरे को देखकर इसके पीछे चलने लगी। आज नायका का दिल बहुत बुरी तरह से कांप रहा था और रोना चाहती थी, मगर स्टीफेंस की वजह से रोई नहीं। आखिर वो क्या सोचेगा, मैं एक डायरी के लिए रो रही हूँ। स्टीफेंस भी आज इन सब के रोज रोज के झगड़ों से तंग आ चुका था। सब अपने मसाइल इसी के पास लेकर जाते, मगर बात तो तब है जब इसकी कोई सुने भी तो। रात को सोने से पहले नायका नमाज पढ़कर अभी दुआ कर रही थी कि ईश्वर या तो डायरी गुम हो जाए या जो छुपाना चाह रही थी वो इसे नजर ही ना आए, मगर शायद इसने दुआ करने में थोड़ी देर कर दी थी। बेड पर जाने से पहले वो अपना फोन चेक कर रही थी कि ईसा का मैसेज मिला। परेशान मत होना, मैंने तुम्हारी डायरी बहुत संभाल कर रखी है। नायका के हाथ से मोबाइल बेख्तियार नीचे गिरा। ओह शिट, अब मैं कैसे नजर मिलाऊंगी इससे? वो बेड पे लेटे सोचने लगी। ईसा वही वीडियो देख रहा था जब इसे वीडियो में नायका की शक्ल देखकर इसकी डायरी याद आई और डायरी खोलने की गुस्ताखी की, जिसके बाद इसने नायका को मैसेज किया था। डायरी के पहले सफे पर बड़ा सा नायका सुलेमान लिखा था, दूसरे पे किसी की आंख का बड़ी बेरहमी से स्केच बना हुआ था जिसकी पहचान करना मुश्किल था। कुछ पेजेस ऐसे ही थे जिसको देखकर ईसा ने दिली अफसोस किया, न जाने किसकी आंखों की शामत आई है। वो मुंह में साथ बड़बड़ा रहा था। आगे जो आंखों का स्केच बना हुआ था इसे कोई भी पहली झलक में पहचान सकता था। वो ईसा की आंखें थी जो नायका ने बड़ी महारत से बनाई थी। ईसा के तो जैसे होश ही ओर से कहते। स्केच के नीचे कुछ लिखा हुआ था, सादा से एक चेहरे पर क्या जादूगर सी आंखें हैं, जो देखे इनका हो जाए, जो उतरे वो ठहर ना पाए। कितने सपने जाग रहे हैं इन पलकों के साए साए, शम्मा सहर सी चारागर सी नामा बरसी आंखें हैं, अनजानी पहचानी भी अपनी भी बेगानी भी, एक ही मंजर का हिस्सा है, अक्स भी और हैरानी भी, साहिल जैसी लगती हैं वो और भंवर सी आंखें हैं, सादा से एक चेहरे पे क्या जादूगर सी आंखें हैं। ईसा बार बार इस गजल को दोहरा रहा था जो इसकी मुस्कान को गहरी किए जा रही थी, इसीलिए सपना काबिल यकीन था। आज तो इन दोनों को नींद भी नहीं आ रही थी। वो डायरी सीने पे रखे फिर से वही वीडियो देख रहा था और नायका के चेहरे के तासुरात अब समझकर हंस रहा था। ये लड़कियां भी कितनी छुपी रुस्तम होती हैं, वो हंसते हुए बोला। तभी उसके फोन पे किसी की कॉल आने लगी। रात का 1 बज रहा था और माजिद अपने कमरे में बैठे कॉल कर रहा था। ईसा ने फौरन कॉल रिसीव की। वो इस वक्त इसकी कॉल देखकर परेशान हुआ और कमरे से बाहर निकला। इसकी भराई हुई आवाज थी, भाई प्लीज जल्दी से मेरे कमरे में आ जाएं,
माज ने सिर्फ इतना ही कहा और फोन बंद कर दिया। ईसा 1 मिनट में भागता हुआ इसके कमरे में गया। लॉक ओपन था, कमरे की लाइट ऑफ थी जो ईसा ने जाते ही ऑन की। माज कंबल में मुंह छुपाए डर से कांप रहा था। ईसा ने कंबल हटाया और इसके पास बैठ गया। माज क्या हुआ, इसको क्यों बुलाया, सब खैरियत है ना? ईसा ने इसके चेहरे से बाजू हटाते हुए पूछा। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे अपने कमरे में ले जाओ। माज इसके गले लग कर बोला। इतने बड़े हो गए हो फिर भी अकेले सोते डर रहे हो, ऐसे तो छोटे बच्चे भी नहीं करते। जान निकाल दी थी मेरी, चलो अब मेरे कमरे में, और आइंदा तुम मेरे कमरे में ही सोओगे। ईसा इसका हाथ पकड़े अपने कमरे में ले गया। लाइट ऑफ कर दूं? ईसा ने इस पे कंबल उड़सते हुए पूछा। नहीं भाई मुझे डर लगेगा। माज कंबल से मुंह हटाकर कहा। अच्छा ठीक है तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, डरने की जरूरत नहीं। ईसा भी इसके बेड पे लेट गया। इसे रोशनी में इतनी आसानी से नींद नहीं आती थी, मगर आज माज की वजह से इसे ऐसे ही सोना पड़ रहा था। वो 2-3 बार करवट बदल चुका था। भाई आप लाइट ऑफ कर दें, अब मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। माज इसकी बेचैनी समझ गया था। ईसा इसके मासूम से अंदाज से मुस्कुराया। और अगर अंधेरे में डर गया तो चलो अब चुप करके सो जाओ, सुबह कॉलेज भी जाना है। ईसा ने प्यार से इसकी बात दिलाई और इसे साथ लगाकर आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर तक दोनों भाई सो चुके थे। आज नायका ने ब्लैक जीन्स पर व्हाइट टॉप पहन रखा था। स्कार्फ हमेशा की तरह गले में मफलर की तरह लपेट रखा था। मार्गरेट ने ब्लू जीन्स पर रेड शर्ट पहनी हुई थी। बाल दोनों के हवा में लहरा रहे थे। दोनों स्टीफन के साथ अपने आप में मगन चलती हुई यूनि के अंदर आई। ईसा दरख्त के साथ टेक लगाए हादी से कुछ कह रहा था। नायका इसे देख कर ठटकी। इसका दिल कर रहा था फौरन घर चली जाए, क्योंकि वो जानती थी आज ईसा इसे बहुत तंग करने वाला है। क्या हुआ, टांगों में पानी पड़ गया है क्या? स्टीफन ने नायका की खुशरवी देखते हुए कहा। नहीं तो। नायका की आवाज से चौंकी। तो फिर मेरे पीछे क्यों छुप रही हो? स्टीफन ने हैरत से पूछा। वो स्टीफन के पीछे छुपने की कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरह ईसा से सामना न हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? डरी डरी से क्यों लग रही हो? सब ठीक है ना? स्टीफन को आज वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? प्लीज बस तुम ईसा के सामने आज सुबह वाली बात ना करना। तुम्हें तो पता है इसे बहाना चाहिए मुझे तंग करने का। और मार्गरेट प्लीज तुम भी। ये मार्गरेट कहाँ गई? अभी वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे कि मार्गरेट इनकी हर बात अनसुनी करती भागती हुई ईसा और हादी के पास चली गई। वो दोनों तो इसे भी बस देखते ही रह गए। हेलो कैसे हो आप लोग? मार्गरेट ईसा और हादी से मुखातिब हुई। हम तो बिल्कुल ठीक है, पर तुम लोग इतनी लेट क्यों आए हो? हम कब से तुम लोगों का इंतजार कर रहे हैं। ईसा ने उल्टा सवाल किया। वो नायका बेड से गिर गई थी, इसके सर पे थोड़ी सी चोट लग गई थी, बस इसीलिए थोड़ा लेट हो गए। मार्गरेट ने तफसील बताई। स्टीफन और नायका जानते थे कि मार्गरेट ने लेट जाने की वजह बता दी होगी, इसलिए अब वो दोनों बहुत आहिस्ता से चलते हुए इनके पास जा रहे थे। क्या किया? नायका बेड से कैसे गिर गई? बेड से तो छोटे बच्चे गिरते हैं। ईसा ने मसनूई संजीदगी से पूछा और फिर हंसने लगा। नायका दूर से ही इसे देखकर वॉकआउट कर गई, क्योंकि वो समझ गई थी कि ईसा क्यों हंस रहा है। पता नहीं कैसे गिर गई, शायद कोई डरावना ख्वाब देखा होगा। मार्गरेट ने लापरवाही से कहा। हाँ, लो भला, अब चुड़ैलों को भी डरावने ख्वाब आने लगे। ईसा ने हादी के हाथ पर हाथ मारा और दोनों हंसने लगे। स्टीफन भी इनके पास आ चुका था। ईसा और हादी को गले लगकर मिला और मार्गरेट का कान पकड़ा इसे घूरने लगा। बता दिया ना आज सुबह का वाकया, नायका ने मना किया था। और ईसा तुम प्लीज नायका को तंग ना करना, आज इसका मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं, आज मुझे कोई झगड़ा नहीं चाहिए। स्टीफन ने ईसा को भी वार्न किया। ओके बॉस। ईसा ने सैल्यूट किया और सब अपनी अपनी क्लास की जानिब बढ़े। आज सारा दिन नायका और ईसा का सामना नहीं हुआ। नायका इससे नजरें चुराती रही थी। घर जाने से पहले रोज की तरह आज भी सब एक जगह इकट्ठे हुए थे। सब एक दूसरे के साथ गप्पे मारने में मसरूफ थे। ईसा और नायका में मौजूद नहीं थे। आखिर नायका ने फैसला कर ही लिया कि ईसा से दो टोक बात करके इससे डायरी वापस ले लूं। ऐसा ना हो डायरी किसी और को दिखा दे। क्लास बिल्कुल खामोश थी। नायका अकेली बैठी ईसा को ही सोच रही थी कि इससे बात कैसे की जाए। वो सर झुकाए बैठी थी। आज घर जाने का कोई इरादा नहीं क्या? न जाने कब से वो इसके सामने बाजू सीने पर बांधे खड़ा मुसलसल इसे ही घूर रहा था और इसकी आवाज पे चौंकी। तो तुम अभी तक गए नहीं? मैं तो बस जा ही रही थी। वो बैग उठाए खड़ी हुई और बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाए। हाँ, डायरी नहीं चाहिए क्या? ईसा ने इसका रास्ता रोक लिया और बिल्कुल इसके सामने दीवार बन गया। वो इसे अपने इतने करीब देख कर 2 कदम पीछे हुई। वो भी 2 कदम आगे बढ़ा। वो मजीद 2 कदम पीछे हुई। वो भी मजीद 2 कदम आगे बढ़ा। कदम कदम पीछे होते हुए वो दीवार के साथ जा लगी। ईसा मुसलसल इसे ही देख रहा था। वो नजरें झुकाए सुर्ख पड़ती रंगत से इसकी धड़कनों की आहट को महसूस कर रही थी। हाँ, वो इसके इतने करीब था कि वो इसके दिल की धड़कन को सुन सकती थी। नायका की जैसे सांस से थम चुकी थी। वो मैंने नहीं किया था, पता नहीं कैसे हो गया। वो कपकपाते
आवाज में बोली, तो इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? ईसा ने नरमी से मगर शरीर लहजे में कहा। नायका ने एक लम्हे के लिए अपनी झुकी नजरें उठाकर इसे देखा और अगले ही लम्हे वो आंखें बंद कर गई, क्योंकि अभी इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ईसा से पहले की तरह आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। मेरी डायरी? नायका ने डायरी के लिए हाथ बढ़ाया। हाँ, डायरी तो तुम्हें मिल जाएगी, मगर मेरी एक शर्त है। अगर वो शर्त पूरी कर दोगी तो ये डायरी वाली बात सिर्फ हम में रहेगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। ईसा ने डायरी बैग से निकालकर इसके सामने उंगलियों पे घुमाई। कैसी शर्त? नायका ने हैरत से पूछा। तुम्हें अपना नाम बदलना होगा। ईसा ने संजीदगी से कहा। वो क्यों? मेरे नाम से तुम्हें क्या मसला है? ऐसे कैसे नाम बदल लूं? नायका ने हैरत से पूछा। जितनी मोहब्बत मेरी आंखों से है, इससे कहीं ज्यादा नफरत मुझे तुम्हारे नाम से है। पता नहीं क्यों माँ बाप बिना सोचे समझे अपने बच्चों के नाम रख लेते हैं। कम से कम नाम का मतलब तो देख लेना चाहिए, बोलने लायक है भी या नहीं। ईसा ने साबका लहजे में कहा। तुम्हारा नाम मोहम्मद ईसा अली है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर किसी के नाम से नुक्स निकालते फिरो। नायका ने खफगी से कहा। स्टीफन और मार्गरेट भी तो हैं, इनके नामों के मायने तो बुरे नहीं है ना। तुम्हारा तो नाम लेते हुए भी कभी कभी मुझे शर्म आती है। मुझे इन लोगों पे भी गुस्सा आता है जो तुम्हारे नाम से पुकारते हैं। ईसा जरा गुस्से से बोला, वो भी बगैर सोचे समझे। नायका ये सुनकर कुछ भी न बोल पाई। डायरी पे ईसा की ग्रिफ ढीली थी, वो डायरी भूल चुका था। इसी चीज का फायदा नायका ने उठाया। इसने इसके हाथ से डायरी खींची और तेजी से भागती हुई बाहर की जानिब बढ़ी। ईसा इसकी नम होती आंखों में इस कदर डूब चुका था कि इसे रोक भी नहीं पाया। तुम्हें तुम्हारे नाम की कसम, अगर तुमने इस बारे में किसी को भी बताया तो अगर तुम्हें अपने नाम से जरा भी मोहब्बत है तो तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। नायका दरवाजे के पास जाकर रुकी और मुड़कर ईसा को देखा, जो वहीं खड़ा मुड़कर इसे ही देख रहा था। वो अपनी भराई हुई आवाज में इसे इसके नाम की कसम देकर वहां से भागी। ईसा इसकी चालाकी पे बस देखता ही रह गया। इसके जाने के बाद वो अकेला दीवार के साथ टेक लगाए मुस्कुराता रहा। घर पहुंचते ही इसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था। कुछ लम्हे तो हुए ही आईने के सामने खड़ी अपना ही अक्स देख कर लाशरूरी तौर पर मुस्कुराती रही, लेकिन मुस्कान की वजह इसका अक्स नहीं बल्कि ईसा था, जिसे वो आज सुबह से सोच रही थी। इसके दिलो दिमाग पर वही था, लेकिन एक ही लम्हे में इसकी मुस्कान गायब भी हो गई और इसकी वजह भी ईसा ही था। ईसा के अल्फाज अभी भी इसके कानों में गूंज रहे थे। ईसा को इसके नाम से शदीद नफरत है। एक यही बात थी जो इसे अब बेचैन किए हुए थी। शुक्र इसने ये नहीं कहा कि मुझे तुमसे नफरत है। हाँ, इसे सिर्फ नफरत मेरे नाम से है। कोई किसी के नाम से इतनी शदीद नफरत भी कर सकता है भला? इसकी आवाज, इसकी आंखों में इतनी नफरत कैसे उमड़ आई? बेड की क्राउन से सर टिकाए वो अपने नाम के बारे में सोच रही थी कि आज से पहले कभी किसी ने मेरे नाम के बारे में इतना नहीं सोचा, बल्कि मैंने खुद भी कभी नहीं सोचा कि मेरे नाम का मतलब क्या है। क्या इतना बुरा मतलब है जो ईसा को मेरा नाम लेते हुए भी शर्म आती है? इसी सोच के साथ इसने अपने मोबाइल पकड़ा, अपने नाम का मायने ढूंढने लगी। वो 3 वेबसाइट चेक कर चुकी थी। रंडियो की सरदार, कोठे की मिस्ट्रिल ऑफ ब्रदर थी, लेकिन हर जगह इसके नाम का मतलब नेगेटिव ही था। मालकन वगैरह कुछ मतलब थे जिन्हें देखने के बाद मजीद अपने नाम पे सर्च करने की हिम्मत नहीं रही, और इस नाम का ओरियन भी हिंदी था। इसने मोबाइल दीवार पे पूरी कुव्वत से पटका और हाथों में चेहरा छुपाए रोने लगी। मैं अपना नाम ही बदल दूंगी। क्यों रखा है ये मेरा नाम? मेरे घर वालों को जरा भी मुझसे मोहब्बत नहीं, मुझे खुद से घिन आती है। वो मुसलसल रोए जा रही थी। वो ईसा के लिए आज अपना नाम तो बदल सकती थी, मगर आगे न जाने क्या क्या बदलना पड़ेगा। अभी तो ये शुरुआत थी। वो ईसा के लिए खुद को बदल सकती थी, मगर मजहब की एक दीवार थी जो वो दोनों को कभी भी एक नहीं कर सकती थी। लेकिन इश्क मजहब कहाँ देखता है, क्योंकि इसका अपना कोई मजहब नहीं है, हर किसी के दिल में पाया जाता है। अगले दिन नायका यूनी नहीं गई। तबीयत ठीक न होने का बहाना करके आज वो घर अकेली रहना चाहती थी। आज इसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। स्टीफेंस के लाख इसरार पर भी वो डॉक्टर के पास नहीं गई। आखिर स्टीफेंस को मजबूरन उसके सामने हथियार डालना पड़े। वो मार्गरेट के साथ यूनी चला गया। आज सारा दिन सब बहुत चुप चुप थे, क्योंकि ज्यादा शोर करने वाला आज खुद खामोश था। आज वो बहुत बोर हो रहा था। आज शोर करने की वजह नहीं थी। पहले वो नायका को तंग करता रहता था और स्टीफेंस और सुमेरा इन्हें चुप कराते रहते थे। स्टीफेंस का भी ध्यान आज नायका की तरफ था और इसके लिए बहुत फिक्रमंद था। ईसा को भी आज शिद्दत से इसकी कमी महसूस हो रही थी। ईसा इस वजह से भी परेशान था कि कहीं इसकी बीमारी का बात वो खुद तो नहीं। कल इसने शायद कुछ ज्यादा ही बकवास कर दी थी। मार्गरेट, तुम बहुत बदल गई हो। पहले तुम बहुत मासूम हुआ करती थी, सबकी सुनती थी, सबकी मानती थी, मगर अब तुम पहले जैसी नहीं रही हो। अब तुम सिर्फ अपनी मनवाती हो। सुबान बहुत संजीदगी से कह रहा था। तो तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमूं, जो तुम कहो बस वही करूं? ऐसा पॉसिबल नहीं है। वैसे भी मेरे भाई ने कहा है वो मुझे बस खुश देखना चाहता है, तो मैं वही करूं जो मेरा दिल करता है। मार्गरेट ने लापरवाही से कहा।
तुम्हें तो बस मैं ही खटकता हूँ, वो हादी से तो कभी तुमने ऐसे बात नहीं की। सुबह ने कुचली निगाह मार्गरेट पे डाली जो इसके बिल्कुल सामने टांग पे टांग रखे कुर्सी पर विराजमान था। मार्गरेट ने इसकी बात अनसुनी कर दी और हाथ में पकड़ी फाइल ओपन करके देखने लगी। मैं तुमसे मुखातिब हूँ, जवाब दो मेरी बात का। सुबान ने इसके हाथ से फाइल खींची और मार्गरेट को घूरने लगा। सुबान, ये क्या बदतमीज है, मेरी फाइल वापस करो, मार्गरेट चिल्लाई। कैसे भाई हो तुम, क्यों अपनी बहन को तंग करते रहते हो, इसकी फाइल वापस करो। हादी ने क्लासरूम में दाखिल होते हुए कहा। बहन मेरी है, जो मर्जी करूं, तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? और मार्गरेट, तुम भी मेरी बात कान खोलकर सुन लो, आइंदा तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कहूंगा। सुबान ने इसे वार्न किया। मेरा सिर्फ एक भाई है, मुझे तुम जैसे भाई की कोई जरूरत नहीं और अपने ये हुक्म किसी और पे चलाओ, मुझ पे नहीं। चलो अब मेरी फाइल वापस करो। मार्गरेट ने फाइल के लिए हाथ बढ़ाया। नहीं दूंगा, क्या कर लोगी? सुबान जानबूझकर इसे चिढ़ा रहा था। तुम्हें हादी और ईसा से मसला है और तुम ये चाहते हो कि इन लोगों से बात ना किया करूं, तो तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो। इन दोनों से जब मेरे भाई को कोई मसला नहीं तो मुझे भी कोई मसला नहीं। तुम्हारे जो भी मसले हैं अपने तक रखो, मुझे इनमें इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे फाइल वापस करो वरना मैं भाई को बुला लूंगी। मार्गरेट ने दांत पीसते हुए कहा। सुबान फाइल खोलकर एक एक पेज चेक कर रहा था। इसमें मार्गरेट की असाइनमेंट थी जो इसने यूनिक आके हादी से कंप्लीट करवाई थी। ईसा मुसलसल हादी को फोन किए जा रहा था मगर वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। हमेशा हादी और मार्गरेट ईसा लोगों के पास जाते थे मगर आज ईसा और स्टीफन का इंतजार करते हुए खुद ही इनके क्लास में चले गए थे। मार्गरेट घुटनों के बल बैठी रो रही थी। असाइनमेंट के पेज फर्श पे बिखरे थे। एक पेज के 3-4 टुकड़े मार्गरेट के हाथ में थे। हादी और सुबान लड़ रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को गिरबान से पकड़ रखा था। ईसा और स्टीफन इनको देखकर हक्के बक्के रह गए। मार्गरेट को ऐसे रोते देखना स्टीफन के लिए बहुत तकलीफदार था। ईसा ने हादी को बाजू से पकड़कर पीछे हटाया। स्टीफन ने मार्गरेट को कंधों से पकड़कर खड़ा किया। भाई मेरे असाइनमेंट, मार्गरेट ने कागज के टुकड़े हाथ में दिखाते हुए स्टीफन को बताया। स्टीफन अपना जब्त खो बैठा था। उसी से इसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। ईसा को पास देखकर सुबान हाथ का मुक्का बनाकर ईसा के मुंह पे मारने के लिए इसकी तरफ बढ़ा लेकिन स्टीफन ने इसका हाथ पकड़ लिया। सुबान ने हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन स्टीफन की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। अगर ईसा को तुम्हारा हाथ भी लग जाता तो कसम खुदा की तुम्हारा हाथ ना तोड़ देता तो मेरा नाम भी स्टीफन ना होता। स्टीफन ने सुर्ख होती आंखों से दांत पीसते हुए कहा और साथ ही पूरी कुव्वत से एक मुक्का सुबान के मुंह पे रसीद किया। इसके होंठ से खून रिसने लगा था। ये मार्गरेट को रुलाने के लिए एक छोटा सा तोहफा, स्टीफन ने हाथ छाड़ते हुए कहा और मार्गरेट का हाथ पकड़कर बाहर चला गया। ईसा ने सिताया मुस्कुराहट सुबान की तरफ उछाली और शरारत से आंख दबाई। सुबान तो कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रहा। वो सब जा चुके थे मगर सुबान अभी भी बेयकीनी से वहीं खड़ा न जाने क्या क्या सोच रहा था। बदला लिए बगैर तो वो रह नहीं सकता था। अगर स्टीफन की जगह कोई और होता तो न जाने इसके साथ क्या क्या करता, लेकिन अभी वो खामोश था क्योंकि वो सब एक थे और ये अकेला एक था। इनसे मुकाबला करना मुश्किल था, सो इसने घर जाकर स्टीफन से बात करने का फैसला किया। रात को सब डाइनिंग टेबल पे बैठे डिनर ले रहे थे तो सुबान घर में दाखिल हुआ। सुलेमान साहब को सलाम बोलकर वो इनके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। नायका ने इसे खाने का पूछा मगर इसने ये कहते हुए मना कर दिया कि वो खाना खा कर आया है। स्टीफन ने इसे देखा ही नहीं, वो मुसलसल इसे इग्नोर कर रहा था जबकि मार्गरेट मुसलसल इसे मुंह बसोते घूरते जा रही थी। वो जानबूझकर इस वक्त आया था क्योंकि वो एक तरह से सुलेमान साहब से इन दोनों की शिकायत भी करने आया था। होंठ का एक किनारा फटा हुआ था। सुबान, तुम्हारे होंठ पे चोट कैसे लगी? सुलेमान साहब ने हैरत से पूछा जिस पे नायका इसकी तरफ हैरत से देखने लगी। अंकल, ये आप अपने चहीते भतीजे और भतीजी से पूछें, ये इन्हीं का दिया हुआ तोहफा है। सुबान ने स्टीफन और मार्गरेट को घूरा जो अभी भी इनसे अनसुना किए खाने में मसरूफ थे जिससे वो इसे जानते ही नहीं। क्या मतलब, तुम लोगों का कोई झगड़ा हुआ है क्या? स्टीफन ये क्या कह रहा है? सुलेमान साहब ने संजीदगी से पूछा। नायका नासमझी में स्टीफन को देख रही थी कि अगर कोई झगड़ा हुआ भी था तो इन दोनों ने मुझे क्यों नहीं बताया? अंकल, हमने इससे कोई झगड़ा नहीं किया, इसे खुद ही शौक है दूसरों से पंगे लेने का। स्टीफन ने नरमी से कहा। अंकल, मैंने इससे कुछ भी नहीं कहा था। इसने किसी एरे गहरे के लिए मुझे इतनी बेरहमी से मारा लेकिन मैंने इससे फिर भी कुछ नहीं कहा क्योंकि ये मुझसे बड़ा है और मैं इसकी बहुत इज्जत करता हूँ। तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था ना कि इसी के साथ मिलकर मुझे मारना चाहिए था। लेकिन तुम बड़े हो, तुम्हें इनको समझना चाहिए था। सुलेमान साहब सुबान का चेहरा देखकर बोले। अंकल, मार्गरेट मेरी बहन है, हमारा खून का रिश्ता है, ये कोई गैर नहीं मेरे लिए, और जो भी इसे रुलाएगा मैं इसके साथ यही सलूक करूंगा। अभी मैंने तुम्हें सिर्फ फोन किया है, अगर आइंदा इसे रुलाने की कोशिश भी की तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ।
आज तो मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, मगर आइंदा एहतियात से। स्टीफन ने दांत भींचते हुए कहा। इसके सामने फिर से मार्गरेट के आंसू आए थे। इसका गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। सोबान, क्या कहा तुमने मार्गरेट को? बताओ, सुलेमान साहब ने सख्ती से पूछा। तो कुछ भी नहीं। भला इसे क्यों कुछ कहूँगा, ये तो मेरी बहन है। मैं तो इस ईसा और हादी की बात कर रहा था। सोबान की जबान पे चल रही थी। अंकल, ये मुझे बहुत बहुत ज्यादा तंग करता है। सारा दिन मुझसे लड़ता रहता है, हर बात पे रोक टोक, ये ना करो वो ना करो, इससे ना मिलो, बस साई की तरह मेरे साथ चिपका रहता है। मुझे बहुत अजीब लगता है। मुझे ऐसी रोक टोक की आदत नहीं है। और आज तो इसने मेरी असाइनमेंट भी फाड़ दी और जिसने बनाई थी इससे भी झगड़ा किया। इसने तो वो शुक्र है भाई आ गए और झगड़ा खत्म हुआ। मार्गरेट तेजी से बोलती जा रही थी और सुभान को तो बस नहीं चल रहा था, इसकी जबान ही काट देता। हाँ, तो मुझे तुम्हारी फिक्र होती है, इसीलिए तो हर वक्त तुम्हारे साथ रहता हूँ। और स्टीफन, तुम तो नायका के लिए इतना भी नहीं कर सकते। ईसा सारा दिन इसे परेशान करता रहता है। मजाल है जो तुम इसे एक बार भी रोको। सुभान बात को घुमा रहा था, अभी वो बोल ही रहा था कि स्टीफन ने इसकी बात काट दी। पहली बात, मार्गरेट सिर्फ मेरी बहन है और तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी बात, अगर नायका को ईसा या किसी और से कभी भी कोई मसला हुआ तो वो मुझे कहेगी, तो मैं सबको देख लूंगा। और तीसरी बात, ईसा हमारा दोस्त है और मैं इसके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता। अगर आइंदा मेरे सामने इसके खिलाफ जहर उगला तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे कुछ लगते हो। ने अंगद शहादत की उंगली से इसे कहा। अब सुबान के पास अल्फाज कम पड़ रहे थे। इसे समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या बोले। मुझे नहीं पता तुम लोग यूनिवर्सिटी में क्या करते हो क्या नहीं, तुम लोगों का आपस का मसला है, लेकिन आइंदा बेहतर होगा अगर यूनिवर्सिटी के मसले वहीं रखे जाएं। और सुबान, तुम हमेशा इंसान पहचानने में गलती करते हो। मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम्हें ईसा से मसला क्या है। मुझे तो इस लड़के में कोई बुराई नजर नहीं आई। वो बहुत शरीफ लड़का है। खैर, कोशिश करो तुम्हारे दिल में जो भी गलत फहमियाँ हैं इनको जल्द अज जल्द दूर करो। सुलेमान साहब ने आखिरी अल्फाज कहे और अपनी निशित से उड़कर सबको खुदा हाफिज कहा और अपने कमरे में चले गए। क्योंकि थकावट की वजह से वो मजीद बात करने के मूड में नहीं थे। उस स्टीफन पे तो वो आंख बंद करके यकीन करते थे। वो जानते थे कि इसकी कोई गलती नहीं हो सकती। मेरी एक बात लिख लो, ये लड़का जिसके लिए तुम मुझसे उलझ रहे हो, जो अपनी जान से भी प्यारा है, तुम्हें देखना एक दिन खून के आंसू रुलाएगा तुम सबको। मेरी बात याद रखना। जाने से पहले सुभान स्टीफन पे चिल्लाया और लंबे डग भरता वहां से चला गया। मार्गरेट भी सोने के लिए जा चुकी थी। नायका अभी भी स्टीफन के साथ वाली कुर्सी पे खामोश बैठी थी। नायका, शायद तुम्हें बुखार हो रहा है। मैं जानता हूँ तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, अभी भी ठीक से खाना नहीं खाया। स्टीफन इसकी पेशानी पे हाथ रखकर बुखार का अंदाजा लगाया। इसकी आवाज पे वो चौंकी थी। तो क्या मतलब बुखार हो रहा है? मैंने तो तुम्हें बताया तो था मेरी तबीयत सुबह से ठीक नहीं है, शायद इसीलिए कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा। नायका ने कहते हुए फिर से नजरें झुका ली। हाँ, मैं जानता हूँ पिछले 2 दिन से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हें बुखार अभी हुआ है, सुबह तुम्हें बुखार नहीं था। स्टीफन ने इसका रुख अपनी तरफ किया। नायका इसे हैरत से देख रही थी। यानी वो सब जानता था। वो इसे इससे ज्यादा जानता था। वो जानता था कि नायका किसी उलझन में है, मगर इसने इसे बताने पर फोर्स नहीं किया, क्योंकि पहले वो खुद हर बात शेयर कर लिया करती थी, मगर आज वो नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि हर बात बताने वाली भी नहीं होती। सोने से पहले मेडिसिन जरूर ले लेना, मैंने तुम्हारी साइड टेबल पर रख दी है, स्टीफन ने प्यार से कहा और वहाँ उठकर चला गया। जब तक अपने कमरे में नहीं चला गया तब तक नायका इसे पीछे से देखती रही। अगले दिन नायका भी यूनी गई थी। तीनों कजिन्स आपस में बातें करते हुए मुस्कुराते हुए आ रही थी। ईसाइन को दूर से देखकर मुस्कुरा दिया। हर रोज की तरह आज भी स्टीफन ने इसे गले लगाया, जैसे बरसों के बिछड़े दोस्त बरसों बाद मिल रहे हों। मार्गरेट ने भी रोज की तरह इसे हाथ हिलाते हुए हेलो कहा। नायका ने भी मुस्कुराकर सलाम बोला। आज इनके कंजेक्टिव लेक्चर थे, सो इसको एक दूसरे के साथ बात करने का ज्यादा मौका नहीं मिला। लास्ट लेक्चर के बाद ईसा नायका को ढूंढते हुए लाइब्रेरी पहुंचा। आज से पहले वो कभी लाइब्रेरी नहीं गया। वहाँ बिल्कुल खामोशी और पुरसुकून माहौल था। नायका भी एक साइड पे बैठी कोई असाइनमेंट तैयार कर रही थी। ईसा इसके बिल्कुल सामने बैठ गया और लाइब्रेरी का सरसरी जायजा लेने लगा। ईसा के दाएं जानिब एक सांवली रंगत लिए पुरकशिश शक्ल का हामिल एक लड़का, जो इनका सीनियर था, बड़े गौर से ईसा को देख रहा था, मगर ईसा इस बात से अनजान न जाने कहाँ गुम था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नायका अचानक से इसे अपने सामने बैठे देखकर चौंकी। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम बहुत क्यूट लग रही हो। ईसा ने मुस्कुराहट दबाई। लाइन मार रहे हो? नायका ने आहिस्ता से कहा। पागल लड़की, ये भी कोई जगह है लाइन मारने की? मैं तो बस तुम्हें देख रहा हूँ, तुम आराम से अपना काम करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा। ईसा हाथ टोरी के नीचे रख कर फिर इसे घूरने लगा। ईसा, तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। अगर तुम मुझे भी ऐसे ही देखते रहोगे तो मैं काम कैसे करूँगी?
वैसे तुम इतने अच्छे नहीं हो कि सिर्फ मुझे देखने के लिए तुम लाइब्रेरी तक आने की गुस्ताखी करो। अब बोलो क्यों आए हो, यहाँ क्या काम है? अगर तुम असाइनमेंट के लिए मक्खन लगाने आए हो तो मैं पहले ही बता दूं, मैं कोई असाइनमेंट नहीं बना के देने वाली। नायका ने इसे आंखें दिखाई। वो लड़का अभी भी ईसा को ही देख रहा था। नायका, मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ? मैं तो बस तुमसे कुछ पूछने आया था, लेकिन तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। ईसा ने मसनूई खफगी से नाराजगी से कहा। मुझे नायका मत कहो, मुझे नफरत है इस नाम से। पूछो क्या पूछना है? नायका ने संजीदगी से कहा। पहले तो ईसा कुछ लम्हे खामोशी से इसे देखता रहा, मतलब वो अभी भी इस बात के लिए खफा थी। तो फिर तुम्हें क्या कहूँ, झांसी की रानी कह लूं? नायका इसकी मसनूई मासूमियत पे इसे घूरने लगी। तो झांसी की रानी, मैंने पूछना ये था कि आप कल यूनी तशरीफ क्यों नहीं लाई? कल मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। ईसा ने शरीर लहजे में कहा। ओ, तो वो जनाब मुझे मिस कर रहे थे, वजह जान सकती हूँ? नायका ने हैरत से भरने से उखेड़ते हुए कहा। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। वो क्या है ना, जब मैं तुम्हें परेशान न कर लूँ, मुझे खाना हजम नहीं होता। कल मैं सारा दिन भूखा रहा, कुछ भी नहीं खाया गया। ईसा ने रोने वाली शक्ल बनाकर कहा। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। नायका ने बीसी के लहजे में कहा। ओह सो सैड। तुम्हें पता है मैं क्या सोच रहा था? तुम परसों बेड से गिरी थी, बल्कि इससे पहले भी कई बार तुम गिर चुकी हो, याद है ना? और चोट भी हमेशा सर पे लगती है। तो मुझे लगा शायद तुम सचमुच में पागल हो गई हो। अगर तुम आज भी ना आती तो मैं समझता तुम पागल खाने चली गई हो। ईसा ने आहिस्ता से मगर फिर से मसनूई संजीदगी से कहा। ईसा, मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। नायका ने किताब इसे मारने के गर्ज से उठाई और इस पे चिल्लाई। लाइब्रेरी में बैठे सब इनको सर उठाकर दिखने लगे। ईसा ने अपने दोनों बाजू सर पे रखे। लाइब्रेरियन उनको घूरा। ईसा ने दोनों हाथ कानों को लगाते हुए वहीं जमाजत की। वो लड़का नायका के हाथ में इतनी मोटी किताब देखकर अपनी नशिस्त से उठ खड़ा हुआ, लेकिन जल्दी वो अपने जज्बात को कंट्रोल करके बैठ चुका था। ईसा ने एक हैरान को नजर इस पे डाली। अब तुम्हें खाना बहुत अच्छे से हजम हो जाएगा। अब मैं अपनी असाइनमेंट तैयार कर लूं? नायका ने तंजिया कहा। हाँ शायद। तुम्हारा कितना काम रह गया है? ईसा फिर इसे पहले की तरह देखने लगा था। मेरा काम अभी भी इतना ही है जितना पहले था। तुम मुझे कुछ करने दोगे तो कुछ होगा ना? प्लीज अब ऐसा ना देखो, मैं काम नहीं कर पाऊंगी। नायका ने कहते हुए पलकें झुकाई। क्यों यार, मैं तो बिल्कुल खामोश हूँ, सिर्फ तुम्हें देख ही तो रहा हूँ। लगता है तुम्हें मुझसे शर्म आ रही है। ईसा ने मुस्कुराहट दबाई। मतलब तुम नहीं जाओगे, मुझे ही जाना पड़ेगा। नायका अपना सामान समेटने लगी। ओके ओके, मैं जा रहा हूँ, बस ये बताने आया था कि स्टीफन थोड़ा बिजी है, तो इसका इंतजार मत करना, आराम से काम करो। जब वो फ्री होगा खुद ही यहाँ आ जाएगा। ईसा जो कहने आया था कहकर चला गया, लेकिन जाने से पहले अपने सीनियर लड़के फरासीम को सलाम कहता गया। वो अभी भी इसे ही देख रहा था। पता नहीं वो लड़का कुछ पढ़ भी रहा था कि नहीं। ईसा को इसे देखकर बहुत हैरत हुई कि भाई फरासीम इसे क्यों इतना देखते हैं। ईसा के जाने के बाद नायका हल्का सा मुस्कुराई, फिर सर झटककर अपने काम में मसरूफ हो गई। मास जल्दी आओ वरना मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। ईसा गाड़ी के पास खड़ा घड़ी पे टाइम देखते हुए बेचैनी से बोला। वो यूनी जाने के लिए बाहर खड़ा मास का इंतजार कर रहा था, जो अभी भी नाश्ता करने में मसरूफ था। दोनों एक ही गाड़ी में जाना था। भाई प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइएगा, मेरा आज क्रूज है, मैं बस 2 मिनट में आया। मास अंदर बैठे बोल रहा था। ईसा इसे लेने अब अंदर ही आ गया था। तुमसे कितनी दफा बोला है, इतना लश-पश हो के यूनी ना जाया करो। एमी नजर लग गई तो ज़ैनब बेगम ईसा को देखकर इसकी तरफ बढ़ी। ओह मामा, क्या हुआ है आपको? वहाँ सब ऐसे ही जाते हैं। अब प्लीज नजर ना उतारने बैठ जाइएगा। मैं खुद भी आयतुल कुर्सी पढ़ सकता हूँ, रास्ते में पढ़ लूंगा, अभी मैं लेट हो रहा हूँ। ईसा ने डार्क ग्लासेस निकाले और मास का बैग उठाया। 1 मिनट रुको। ज़ैनब बेगम ने इसका बाजू पकड़ा और जल्दी से सर पे दुपट्टा ओढ़ के आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी। ईसा और मास पे एक साथ घूंप मारकर इसका बाजू अपनी गिरफ्त से आजाद किया। इतने में मोहित साहब भी अपने कमरे से तैयार होकर बाहर आए। अब अपने शोहर पर भी कुछ पढ़कर फूंक दें। ईसा ने इनके कान में शरारत से सरगोशी की और साथ ही ज़ैनब बेगम का गाल चूमा और खुदा हाफिज कहते हुए बाहर को भागा। ईसा की देखा देखी आज मास ने भी ज़ैनब बेगम का गाल चूमा और जल्दी से ईसा के पीछे भागा। अल्लाह मेरे बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। ज़ैनब बेगम ने दिल ही दिल में दुआ की। बेगम अब जरा हम पे भी तवज्जो फरमा ले, हमें भी ऑफिस जाना है। मोहित साहब हाथ में टाई पकड़े ज़ैनब बेगम की जानिब बढ़े। आप भी ना पता नहीं कब बड़े होंगे, ये काम तो कभी ईसा ने भी नहीं करवाया। आप अपने सारे काम खुद करता है, मगर आपको बच्चों की तरह हर चीज खुद देना पड़ती है। ज़ैनब बेगम ने टाई लगाते हुए कहा। अब इसमें मेरा क्या कसूर है कि मुझे आपकी आदत हो चुकी है, आपके बगैर तो मैं सांस भी नहीं ले सकता, फिर आपकी आदत छोड़ने के लिए तो मुझे मरना पड़ेगा। अब बताएं मंजूर है?
मुई साहब ने इन्हें शानों से थामा और इनकी आंखों में शरारत से देखा। क्या ओल्ड फोल्ड बोले जा रहे हैं? अगर आप मेरे बगैर सांस नहीं ले सकते तो मैं कौन सा अपनी सांसों पे जी रही हूँ? मैं भी तो सिर्फ आपको देख के जीती हूँ। मेरे लिए छोटी सी इतनी हसीन दुनिया बनाने का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ैनब बेगम की आंखों में नमी सी आ गई। वो अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थी क्योंकि मुईस साहब इनके साथ थे जिनकी मोहब्बत में कभी कमी नहीं आई। मुईस साहब ने प्यार से इनकी पेशानी चूमी और इन्हें अपने हसार में ले लिया। आज ईशा की शक्ल पे 12 बजे हुए थे क्योंकि यूनी जाते ही सुमेरा ने इसे बताया कि आज असाइनमेंट सबमिट कराने की लास्ट डेट है, मगर ईशा को याद ही नहीं था। क्या हुआ, ऐसे मुंह क्यों लटकाए बैठे हो? स्टीफन ने इसके कंधे पे हाथ रखते हुए हैरत से पूछा। कुछ नहीं यार, आज असाइनमेंट की लास्ट डेट थी मगर मुझे पता ही नहीं था। ईशा ने इसकी तरफ देखे बगैर कहा। अगर पता होता तो? स्टीफन ने पूछा। तो शायद मैं कोशिश करके कुछ ना कुछ कर ही लेता, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था। आज तो सर मुझे छोड़ेंगे नहीं। तुमने बनाई असाइनमेंट? ईशा ने इसकी तरफ रुख करके इसे सवालिया निगाहों से देखा। हाँ यार, मुझे भी रात को नायका ने बताया तो इससे लेकर बना ली। ये देखो। स्टीफन ने फाइल इसकी गोद में रखी। लेकिन इस पे तो मेरा नाम लिखा है। ईशा ने हैरत से पूछा। क्योंकि ये तुम्हारी असाइनमेंट है। मुझे पता था तुम ऐसी जहमत हरगिज नहीं करोगे, इसलिए मैंने तुम्हारी भी बना दी। स्टीफन ने मुस्कुराते हुए कहा। ईशा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। इसने पहले फाइल को चूमा, फिर स्टीफन को जोर से गले लगाया। भाई हो तो तुम्हारे जैसा। आज के जमाने में कौन खुद से किसी के लिए असाइनमेंट बनाता है? तुम बहुत बहुत अच्छे हो, बल्कि तुम दुनिया के सबसे अच्छे दोस्त हो। ईशा बहुत खुश था। वो बार बार फाइल पे लिखा अपना नाम देख रहा था। शुक्र है तुम्हारा मूड तो अच्छा हुआ, वरना आज का दिन बोरियत से ज़ाया हो जाता। स्टीफन ने चैन का सांस लिया क्योंकि इसके लिए ईशा को ऐसे उदास देखना बहुत मुश्किल था। अब वो दोनों आज़ादी से यूनी में घूम रहे थे। हर रोज जोहर की नमाज वो यूनी के अंदर मस्जिद में अदा करता था। वैसे तो यूनी में अक्सरियत मुसलमानों की थी, मगर अक़लियत की पासदारी भी जरूरी है, इसलिए मस्जिद से कुछ फासले पर एक छोटा सा चर्च भी बनाया गया था जहाँ कुछ गैर मुस्लिम तलबा दोपहर की नमाज अदा करते थे। मुसलमान दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं जिनकी औकात मुकर्रर है, मगर क्रिश्चियंस की 3 नमाजें होती हैं, सुबह, दोपहर और शाम की, मगर इनसे कोई औकात मुकर्रर नहीं है। स्टीफन भी ईसा के साथ ही नमाज के लिए जाता और कोई नमाज अदा करता या नहीं, मगर वो दोपहर की नमाज अब बाकायदगी से अदा करने लगा था क्योंकि इस वक्त ईसा भी मस्जिद में होता था, तो इसका इंतजार करने से बेहतर चर्च में नमाज अदा करना थी। आज फरासीम भाई की बजाय ईसा की बारी थी इनको देखने की। वो ईसा के साथ ही मस्जिद में दाखिल हुए थे और यही चीज थी जो ईसा को बहुत हैरान कर रही थी क्योंकि वो हमेशा इस वक्त चर्च ही जाते थे, मगर आज वो ईसा के पीछे चलते हुए मस्जिद में चले गए थे। गालबन वो क्रिश्चियन थे, जब भी तो चर्च जाते थे। वजू के दौरान भी वो ईसा को ही देख रहे थे। आज पहली बार वो मस्जिद गए थे तो पहली बार वजू कर रहे थे, शायद इसीलिए वो ईसा को देख देख कर वजू कर रहे थे, मगर मजाक करते हुए इन्हें समझ नहीं आई। जैसे भी हुआ बस सर पे हाथ फेर लिया। वजू के दौरान ईसा बोल नहीं सकता था, वरना वो इनकी गलतियों पे इन्हें टोकता। वजू के बाद ईसा अंगेज शहादत की उंगली उठाए कलमा शहादत पढ़ा था, मगर इसकी फरासीम को समझ नहीं आई तो वो इसके पढ़ने तक वहां से जा चुके थे। नमाज अदा करने के बाद जब वो मस्जिद से निकला तो स्टीफन पहले से बाहर खड़ा इसका इंतजार कर रहा था और फरासीम चर्च से बाहर निकल रहा था। ईसा मुसलसल फरासीम को ही देख रहा था। स्टीफन ने इसे आवाज देकर अपनी तरफ आने का इशारा किया, जिस पे वो लंबे डग बढ़ता हुआ स्टीफन के पास जा खड़ा हुआ। फरासीम भी ईसा को देखकर तेजी से चलने लगा। मोहम्मद ईसा अली फरासीम, इसे मुखातिब किया। इसकी आवाज से ईसा ने चौंक कर अपने पीछे खड़े फरासीम को देखा। जी, ईसा ने हंसगी से कहा। कैसे हो आप लोग? फरासीम ने दोनों को देखकर पूछा। हम बिल्कुल ठीक भाई, आप कैसे हैं? ईसा ने जवाबन कहा। मैं भी बिल्कुल ठीक। ईसा, मुझे तुमसे काम था, क्या हम कहीं बैठकर बात कर सकते हैं? फरासीम ने ईसा को देखकर कहा। वो थोड़ा नर्वस भी हो रहे थे, इनके लहजे में थोड़ी सी हिचकिचाहट नुमाया थी। जी भाई, क्यों नहीं, बल्कि मुझे भी आपसे कुछ पूछना था, ईसा ने नरमी से कहा। फरासीम भाई को मुझसे क्या काम हो सकता है? इसी सोच ने ईसा को थोड़ी उलझन में डाल रखा था। हाँ पूछो, क्या पूछना है? फरासीम ने हल्की सी मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। पता नहीं, मुझे ये पूछना चाहिए नहीं, लेकिन मैं आज आपको देखकर बहुत कंफ्यूज हुआ। आपका मजहब क्या है? ईसा ने भी हिचकिचाते हुए पूछा। पता नहीं, लेकिन बहुत जल्द मैं तुम्हें इसका जवाब दे दूंगा। फरासीम ने कुछ सोच कर कहा। स्टीफन सिंह की बातें हैरत से सुन रहा था। फरासीम के जवाब पे ईसा भी हैरान हुआ। ईसा ने नासमझी में कंधे उचकाए और तीनों कैफे चले गए। कैफेटेरिया में नायका, सुमेरा और मार्केट पहले ही एक टेबल पर बैठे ईसा और स्टीफन का इंतजार कर रहे थे। नायका ने इन दोनों को हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुलाया। वो दोनों फरासीम को लिए इनकी जानिब बढ़े।
मार्गरेट ने तो परासीम को देखते ही मुंह बना लिया। परासीम ने इन तीनों को सलाम बोला और ईसा और स्टीफन के कहने पर इनके साथ बैठ गया। तो दोस्तों, कहानी अभी जारी है। उम्मीद करती हूँ कि ये नॉवेल आपको पसंद आ रहा होगा। अगर ये नॉवेल आपको पसंद आ रहा है तो नॉवेल को लाइक, और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आपको फौरी मौसूल हो जाया करें।